तो यहाँ पे लाइट ने इस आई वेव्स आई और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा दी। मतलब लाइट में कुछ ना कुछ तो पार्टिकल नेचर होगा, लाइट में कुछ ना कुछ तो पार्टिकल नेचर होगा। देखो भाई, अगर ये मार्कर, दो मार्कर हैं और ये मार्कर यहाँ से यहाँ पे आए और इनको धक्का देगा, तो धक्का देगा तो ये इसके अंदर कुछ पार्टिकल नेचर होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकल आएगा मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से ऐसे तो निकल आएगा। लाइट अगर केवल वेव होती कि यूं 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 जा रही होती तो उसको पास होके या फिर रुक जाना चाहिए था वहीं पे, लेकिन इसने तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा दी। मतलब इसके अंदर पार्टिकल रहा होगा और इसके अंदर जो पार्टिकल रहा हो गया उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 5वां लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, उनके स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और थोड़ी बहुत और जानकारी जो हम पीछे छोड़ के आए थे। तो पिछली क्लास में जहाँ तक मुझको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, किसी को उसका फॉर्मूला याद है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला किसी को याद है? मुझको ही याद है बेटा, मैं ही लिख रहा हूँ, देखो। हाँ, किसके लिए निकाला था? अल्फा पार्टिकल के लिए। किसके लिए निकाला था? अल्फा पार्टिकल के लिए। तो आर नॉट इज इक्वल टू 4, क्या आया था भाई? 4z। देखो देखो, ऐसे करते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा, जैसे मुझको भी याद नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगा mv² बाई आर इज इक्वल टू के। Q1 क्या था? 2e था, सॉरी यहाँ पे हाफ के ही होगा क्योंकि k इक्वल टू पी कर रहे थे। k 2e और यहाँ पे ze है ना। 2e किसका है? 2e आपका वो उसका अल्फा पार्टिकल का है। नीचे क्या होगा? r। अच्छा, यहाँ से अगर मैं निकालने जाऊंगा तो r इधर चला जाएगा, r नॉट इसको कह दूं। यहाँ पे इधर 2 चला जाएगा तो 2 की जगह 4 हो जाएगा। 4kze² अपॉन में mv²। इसी को अगर मैं ऊपर m और नीचे m से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो यही फॉर्मूला r नॉट इज इक्वल टू 4kze² अपॉन में p²। ये वाला फॉर्मूला, मोमेंटम वाला फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। मोमेंटम वाला फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, है ना। ये मैंने बताया था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एक एनर्जी लॉस करता है। एनर्जी लॉस या फिर गेन कर सकता है, क्योंकि वो छोटी ऑर्बिट से बड़ी ऑर्बिट में, बड़ी ऑर्बिट से छोटी ऑर्बिट में जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का दूसरा नाम ही एनर्जी है, रेडिएशन। और यहाँ पे जो रेडिएशन होती है उसको कहा जाता है ईएम रेडिएशन। और ईएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है? मैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब ये है जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दो चीजें निकालता है, एक होती है एक होती है मैग्नेटिक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, इसको मैं ई सिंबल से दिखा रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, इसको मैं बी सिंबल से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। अब रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा तो रेडिएशन की हमको यहाँ पे डुअल नेचर पढ़ना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये मैं आपको शायद पहले ही बता चुका हूं कि ईएम रेडिएशन जो होती है इसको कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है। नो मीडियम रिक्वायर टू ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है। और ये आपकी क्या है? ट्रांसवर्स वेव। क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। आइए, वेव के बारे में जब सीखने जा ही रहे हैं तो पहली बात यही सीखने की वेव क्या होती है। वेव, देखिए ये क्या बना दिया सर, ये वेव है? हाँ बेटा, यही वेव है। जब आपको एक सर्किल कंप्लीट होता हुआ दिखे तो उसको मैं वन वेव कहूंगा। ये देखो, एक सर्किल, एक ऊपर गए फिर एक नीचे आए,
ये एक सर्किल हो गया कंप्लीट, तो मैं इसको कहूंगा वेव। ऐसे ही ये वेव आगे बढ़ते चली जा रही, यहीं से आती है वेव लेंथ। क्या आती है? वेव लेंथ। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, अगर मान लीजिए ये ग्राफ है, मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे, तो जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ऊपर वाले जो टॉप पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। कोई भी दो क्रस्ट या फिर ट्रफ के बीच का अगर डिस्टेंस आप ले लो, तो वो आपके किसके बराबर होगा? वेवलेंथ के बराबर। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस ले लूं, तो वो भी क्या होगा? वेवलेंथ के बराबर। मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस ले लूं, तो वो भी क्या होगा? वेवलेंथ के बराबर। वेवलेंथ के बराबर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वेव है, ऐसे ऐसे एक वेव है, ठीक, और मुझको बताइए, जहां तक मैंने ब्लैक वाला कर दिया, ब्लैक वाले डॉट लगा दिए हैं, ये वेवलेंथ का कितना गुना होगा? इतना केवल। तो मैं बोलूंगा ये तो केवल वेवलेंथ का आधा है, ये तो वेवलेंथ का केवल आधा है, क्योंकि मुझको अगला ट्रफ चाहिए। यहाँ पे हमारा आया था, टॉप आया था, यहां से यहां जाने पे हमारा लैम्डा हो रहा था। क्या हो रहा था? लैम्डा। तो इतना कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा उसको λ/2, आधा है, आधा है। अगर इसी में कोई मेरे से कह दे कि एक ऐसी कर्व बना दिया मैंने, ऐसे, ठीक, अब मेरे से कोई कह दे कि नहीं भैया मुझको केवल इतने का बता दो, इतने का बता दो, तो मैं कहूंगा ये जो डिस्टेंस होगी इसको मैं कहूंगा λ/4। क्या कहूंगा? λ/4। तो इतने तरीके से आपसे लैम्डा पूछी जा सकती है। लैम्डा सुन लीजिए, ऊपर का एक पहाड़ और दूसरे पहाड़ के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो लैम्डा, नीचे का एक पहाड़ और एक पहाड़ के बीच का डिस्टेंस होगी वो लैम्डा। अगर कोई आधा पूछेगा, देखो, दो वे, ऊपर पहाड़ और नीचे पहाड़, इसका कोई आधा पूछ ले तो कह देंगे λ/2, और एक ही पहाड़ का कोई उससे भी आधा पूछ ले, कहेंगे λ/4। इसको याद रखिएगा बेटा, अपनी कॉपी में इसको बना भी लीजिए कि कब λ/2 कहेंगे, कब λ/4 कहेंगे, और कब लैम्डा कहेंगे। ऊपर वाला लैम्डा और नीचे वाला लैम्डा दोनों ही बराबर है, चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, ठीक है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यूनिट होती है इसकी हर्ट्स। अच्छा, वेवलेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर। क्या होती है? सेंटीमीटर, जनरली यही लेंगे। हर्ट्स होती है, हर्ट्स, या फिर सर सेकंड इनवर्स होती है, या फिर इसको साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। कितने साइकिल हो गए पर सेकंड? जैसे एक वेव में ये बना देता हूं और एक वेव में ये बना देता हूं। अब अगर आपसे पूछूं कि कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप कहोगे इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसने कम टाइम में ज़्यादा साइकिल कंप्लीट की हैं, ज़्यादा साइकिल कंप्लीट किए हैं, और इसने उसी टाइम में कम साइकिल कंप्लीट किए हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है। तो कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कह देना कि मिनिमम 1 सेकंड में वेव अपने कितने सर्कल कंप्लीट कर पा रही है। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, एक सर्कल। तो यहाँ पे कम सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी, कितने सर्कल 1 सेकंड में कंप्लीट होते हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है, छोटा सा फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये होता है न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। वी बनाएंगे, वी के ऊपर थोड़ा सा कर्व लगा देंगे, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप वेव नंबर देख सकते हैं, नंबर वेव नंबर क्या होता है सर? इसका सिंबल होता है न्यू के ऊपर बार, न्यू बार, तो ये होता है 1/λ। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपकी सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी जो यूनिट होगी सेकंड इनवर्स, तो ये पहले से ही था, है ना, तो ये हो जाएगी सेकंड, टाइम सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। ये है वेव नंबर, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। जैसे आपको कुछ और फॉर्मूले आने चाहिए। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टाइम। क्या होता है? फोर्स अपॉन
टाइम, ये फोर्स अपॉन टाइम, ठीक। या फिर इसको एनर्जी पर टाइम भी बोल सकते हैं, एनर्जी, इतना ही काफ़ी, फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स अपॉन टाइम बोल सकते हैं। पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, क्या होती है, वॉट। अच्छा, और इसमें क्या चीज़ बता सकते हैं, अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने ई एनर्जी की वेव एब्जॉर्ब करी और E1 एनर्जी की वेव एमिट करी और E2 एनर्जी की वेव एमिट करी, तो मैं कहूँगा एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। अच्छा, यहीं पे एक छोटा सा फॉर्मूला और आ रहा है, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर सर एच सी बाई लेमडा। ये क्या बता दिया सर आपने, ये है प्लैंक एनर्जी फॉर्मूला, प्लैंक एनर्जी फॉर्मूला। और यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो है आपकी 6.62 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, -34 है, देख लेना बेटा, ठीक है। ये न्यू इक्वल टू सी लैम्डा कैसे आया, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ये आपकी ईएम रेडिएशन के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ईएम रेडिएशन के लिए ये फॉर्मूला लगता है, जहां पे सी होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मुझको आपको बतानी थी, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ग्राफ दिखाता हूँ किसका, ईएम रेडिएशन का पूरा पूरा ग्राफ दिखाता हूँ कि कौन कौन सी रेज इसमें एग्जिस्ट करती हैं और कैसे कैसे हमको इसको पढ़ना है, हमको इसको पढ़ना है। आइए दिखाते हैं, नोट करिएगा इसको। तुझ बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के, आज हाय रूबिराए। ईएम रेडिएशन कितने तरीके की होती हैं, और देखो, टाड़ा, पहली होती है कॉस्मिक, क्या होती है, कॉस्मिक, दूसरी होती है गामा रे, गामा रे, तीसरी होती है एक्स रे, एक्स रे, फिर इसके बाद आती है यूवी रेज, क्या आती हैं, यूवी रेज, फिर इसी के आगे आता है विजिबल रेज, जो आपको रेज विजिबल होती हैं, फिर इसके आगे आता है इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, फिर इसके आगे आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रेज, हाँ, और फिर इसके आगे आता है आपका रेडियो वेव, क्या आता है, रेडियो वेव, रेडियो वेव। तुझे बिन जाने बिन पहचाने। अच्छा, इस विजिबल रीजन में ही आपको विबग्योर दिखता है, VIGYOR। अच्छा, इधर से इधर जाने पे आपकी लैम्डा इंक्रीज करती है और इधर से इधर ही जाने पर आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। कैसे सर, आप देखेंगे तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा था, इसको यहाँ पे C बाई न्यू इक्वल टू लैम्डा लिख सकता हूँ, मतलब लैम्डा जहाँ ज़्यादा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जहाँ ज़्यादा वहाँ लैम्डा कम, जहाँ लैम्डा ज़्यादा वहाँ फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। अच्छा, विजिबल रीजन की जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक, मतलब रेड वाली होगी 750
और वी वाली होगी 400, वॉयलेट वाली, ठीक। अच्छा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। रेडियो वेव में भी दो वेव और होती हैं, रेडियो वेव में भी दो वेव और होती हैं, एक होती है एफएम, एक होती है एएम। अच्छा, एफएम, एफएम का फुल फॉर्म किसी को पता? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। और इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। एफएम आप लोग अपनी गाड़ियों में सुनते होंगे, लेकिन हमेशा उसमें एएम का भी ऑप्शन रहता है। अगर आपने कभी रेडियो देखा होगा तो एफएम और एएम दोनों का ऑप्शन होता है, लेकिन एएम पे कोई फ्रीक्वेंसी आती नहीं है, वहाँ पे केवल खिरखिराया करता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आप सुनते भी होगे वो 90 से लेकर 107 तक आप सुनते होगे, इस रेंज में आपने सुनी होंगी। 93.5 रेड एफएम, 98.3 मिर्ची वाला, रेडियो सिटी वाला, सब इसी के अंदर आते हैं। 91.1 रेडियो सिटी, है ना, तो सब इसी के अंदर आते हैं। इसके बाहर की फ्रिक्वेंसी अगर आप लगाने की कोशिश करोगे तो यहाँ इंडिया में तो नहीं लगेंगी, लेकिन हाँ लगाने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान की लग जाएंगी, शायद नेपाल की लग जाए, है ना। तो हर देश के लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी असाइन की गई हैं। जैसे हम मोबाइल नंबर होते हैं हमारे, मोबाइल नंबर भी हमारा कुछ एक लिमिट होती है कि भाई 9 से शुरू होता था पहले, फिर 8 से शुरू होता था, अब 7 से शुरू होता है, अब 6 से शुरू होता है। लेकिन क्या 5 से शुरू होता है अपने इंडिया में कोई नंबर? नहीं। और कोई नंबर 4 से शुरू होता है? नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। ये है पूरा ग्राफ जो आपको याद होना चाहिए, है ना। एक्सरेज, अच्छा आपका जो सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सब माइक्रोवेव की देन है, माइक्रोवेव की देन है। इंफ्रारेड को हम लोग सर नाइट विजन के लिए यूज़ करते हैं, नाइट विजन के लिए यूज़ करते हैं। यूवी रेज तो आप लोग जानते हो मैक्सिमम कहाँ से आती हैं? सन से आती हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। एक्स रेज हमारी बॉडी स्कैन करने के लिए, बॉडी बोन्स को स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। गामा रेज और कॉस्मिक रेज स्पेस की चीज़ें हैं सर, स्पेस में इनके बारे में पढ़ा जाता है, कॉस्मिक रेज खासकर, कॉस्मिक रेज खासकर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इसको बना लो और फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ाते हैं आपको इसमें आगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या पढ़ाते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, हाँ फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ डुअल नेचर के बारे में, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन के बारे में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है वेव नेचर, वेव नेचर, और एक होता है पार्टिकल नेचर। क्या होता है? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। अच्छा, वेव नेचर को आप लोग मेनली पढ़ोगे फिजिक्स में, जिसमें आप लोग दो चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। एक होगा डिफ्रैक्शन, क्या होगा? डिफ्रैक्शन, और एक होगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, ये बल्ब है, यहाँ से रोशनी निकल रही है, और एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, इससे भी रोशनी निकल रही है। कभी ना कभी जाके ये रोशनी जो होंगी वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कन्वर्ज कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी? ओवरलैप, ओवरलैप। तो यहाँ पे वेव्स नेचर का हमको अच्छे से पता चलता है कि भाई लाइट अगर निकालेंगे हम कहीं से तो उसमें वेव नेचर है कि यहाँ पे लाइट कम होगी, यहाँ पे लाइट कम होगी, जब दोनों मिल रही होंगी तो लाइट एकदम से ज़्यादा हो रही होगी, एकदम से ज़्यादा हो रही होगी, वेव कन्वर्ज हो रही होंगी, मिल रही होंगी आपस में, ठीक। डिफ्रैक्शन फिनोमेना, इंटरफेरेंस फिनोमेना आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे फिजिक्स में। हमको जो आपको पढ़ाना है वो है पार्टिकल नेचर, जो आपके कोर्स में है। पार्टिकल नेचर बताने के लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी
रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, ऑफ सॉलिड इन डिफरेंट टेम्परेचर, इन डिफरेंट टेम्परेचर। और आखिरी हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो किया गया था, अभी पूरा लिखवाते हैं इसके बारे में, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरुआत करते हैं, तो दोनों ही चीजें आपने नोट कर ली होंगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरुआत करते हैं, पार्टिकल नेचर समझाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेडिंग डालिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? हेनरिच हर्ट्ज ने दिया था। हर्ट्ज ये वही हैं जिन्होंने फ्रीक्वेंसी की भी बात आपको बताई, हर्ट्ज। और इसको पब्लिश किया था आइंस्टीन ने, पब्लिश किया था जर्नल में, किसने? आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने। हुआ ये था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था और देखा गया ये कि, एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाता हूं। ये यहाँ पे 2 मेटल प्लेट लगा दी, यहाँ पे बैटरी लगा दी, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक, इसको एक ट्यूब में बंद कर दिया, एक ट्यूब में बंद कर दिया, और इस मेटल प्लेट पे गिराई गई लाइट। क्या गिराई गई? लाइट। जैसे जैसे मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई गई तो देखा गया, अच्छा यहाँ पे एक लगा देना एम मीटर। क्या लगा देना? एम मीटर। एम मीटर जानते हो, जो करंट को नापता है, सर्किट में कितना करंट घूम रहा है ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो हुआ ये कि जैसे ही लाइट इस पे गिराई गई मेटल प्लेट पर, किस पे गिराई गई? मेटल प्लेट पर लाइट गिराई गई, जिसपे कौन सा चार्ज था? निगेटिव चार्ज। तो हुआ ये कि एम मीटर हिल गया, एम मीटर हिल गया। मतलब कि सर यहां से यहां कुछ ना कुछ मूव किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए होंगे, और तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे लाइट ने इस आई, वेव्स आई और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा दी। मतलब लाइट में कुछ ना कुछ तो पार्टिकल नेचर होगा, लाइट में कुछ ना कुछ तो पार्टिकल नेचर होगा। देखो भाई, अगर ये मार्कर, 2 मार्कर हैं और ये मार्कर यहाँ से यहाँ पे आए और इनको धक्का देगा, तो ये इसके अंदर कुछ पार्टिकल नेचर होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकल आएगा मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से ऐसे तो निकल आएगा। लाइट अगर केवल वेव होती कि यूं 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 जा रही होती तो उसको पास होके या फिर रुक जाना चाहिए था वहीं पे, लेकिन इसने तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा दी। मतलब इसके अंदर पार्टिकल रहा होगा, और इसके अंदर जो पार्टिकल रहा हो गया उसको क्या बोलते हैं? फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो ये पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि एम मीटर में रीडिंग आ गई। क्या आ गई? रीडिंग आ गई। और इससे पता चला कि लाइट में आपका वेव नेचर ही नहीं, पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब कि अगर एक एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक लाइट रेडिएशन छोड़ूंगा तो लाइट उसको क्या कर सकती है? इजेक्ट करवा सकती है, बाहर निकाल सकती है। क्या करवा सकती है? बाहर निकाल सकती है। लेकिन मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन था, इसके पास अगर 10 जूल की एनर्जी है, तो जो लाइट आ रही है उसके पास मिनिमम 10 जूल की एनर्जी रहनी चाहिए उसको अपनी ऑर्बिट से निकलवाने के लिए। मतलब सर अगर मैं लाइट की एनर्जी एक तरफ रख दूं और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, लाइट की एनर्जी एक तरफ लिख दूं और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर इस तरफ लिख दूं,
तो हमेशा लाइट की एनर्जी अगर ई बोल दूं तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जिसको मैं ई नॉट बोल रहा हूँ, हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अच्छा, ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? अगर मान लो ये 10 है, अगर मैं यहाँ से 15 ले आया तो 10 तो निकल लग जाएगी केवल उसको निकालने में, और 5 यूज हो जाएगी उसको मूव करवाने में, 5 यूज हो जाएगी उसकी मूवमेंट में, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सी इसको लिख सकते हैं Hc/λ0। सब कुछ तो कट जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा साइन चेंज हो सकता है, लैम्डा इज लेस देन ग्रेटर देन लैम्डा नॉट हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला। देखो एनर्जी का सिंबल दूसरी तरफ से है और यहाँ पे दूसरी तरफ से, क्योंकि क्या भाई, लैम्डा नीचे है, लैम्डा नीचे, एनर्जी ज्यादा है लाइट की, यहाँ पे लैम्डा ज्यादा है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। लैम्डा ज्यादा है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो ये दो रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, जो फॉर्मूला बनता है वो है आपका टोटल एनर्जी। अच्छा, इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी मिनिमम एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जो आपको देनी पड़े इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए। इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। वर्क फंक्शन भी बोलते हैं इसको। काई से दिखाते हैं, ये साई से भी दिखाते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो मैं ये 10 जूल दूंगा तो 15 जूल दूंगा तो 10 जूल तक इलेक्ट्रॉन निकालने में वर्क कर जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और 5 जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगा। टोटल एनर्जी ई नॉट एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू एच, ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई, या फिर सर इसको हम लोग E इक्वल टू ई नॉट प्लस के ई, या फिर इसको हम लोग फाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाई भी बोल सकते हैं, फाई भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये चीज थी जो आपको मुझको पढ़ानी थी। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी दिख रही होगी। इस यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाता है आपको, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। नहीं, अभी रहने दो, ठीक है। इतना आपने देखा। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, हेलो, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइट के बढ़ेंगे, और वैसे वैसे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। अच्छा, प्रोटॉन का हिट करना और इलेक्ट्रॉन का निकलना ये इमीडिएट होगा। हेलो, नो टाइम लैग, कोई भी टाइम लैग नहीं होगा, ये इमीडिएट होगा। इसको याद रखिएगा। तो ये थी मेनली जो चीज़ें जो मुझको आपको बतानी थी, है ना। और आगे भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बताएंगे। इतना देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी ये है, यहाँ पे एक,
यहाँ पे 2, तीसरी प्रॉपर्टी ये है, काइनेटिक एनर्जी आपकी केवल और केवल डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। इस इक्वेशन को अगर आप देखो, इस इक्वेशन को, ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अगर के ई को मैं वाई बोल दूं, इसको मैं एम एक्स और इसको मैं माइनस सी बोल दूं, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर स्लोप आपका निगेटिव, हेलो, इंटरसेप्शन आपका निगेटिव है, तो ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ कैसा आपका बनता है? ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यहां पे रख देता हूं के ई को, इधर यहां पे रख देता हूं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू को, किसको? न्यू को रख देता हूं। ये जो इंटरसेप्शन है, हेलो, ये जो इंटरसेप्शन है ये माइनस एच न्यू नॉट है, और ये इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? एच होगा। स्लोप जो होगा वो क्या होगा? एच होगा, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट। यहां से दिख रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी आपकी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा देंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, लेकिन इजेक्शन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है। हेलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या है? अगर कोई कहे कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ बना दो, तो कह देना भैया वो ग्राफ ऐसा होगा, काइनेटिक एनर्जी इधर, इंटेंसिटी इधर, ये ग्राफ ऐसे चलेगा। इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दे, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो सीधी लाइन चलेगी। ये कुछ ग्राफ थे जो आपको बताने थे, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो मैं आपको समझा दिया हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में आपने ये सीखा कि कैसे लाइट के गिरने पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। कैसे पता चला? एमीटर के हिलने से, एमीटर के हिलने से। इसके अलावा इसमें, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, और सॉरी इस टॉपिक में कुछ और है नहीं। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या आएगा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, उनको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे, अच्छा, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इन योर कोर्स इज़ नॉट अवेलेबल, हैंस वी कैन स्किप इट और नॉट। देखो, if you want me to do the topic, I will do that, but it is not in the course, beta. It is not in the course, then if I focus on that, then it will be a time waste, हाँ। तो इस टाइम वेस्ट से बचने के लिए क्या हम उसको स्किप कर सकते हैं? अगर स्किप कर सकते हैं तो बहुत मज़ा आएगी, आपके साथ और अच्छे टॉपिक लेके सामने आएंगे। आपको मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा, और हम हीट कैपेसिटी वाला आपके कोर्स में नहीं, आप देख लो बेटा एक बार, है ना। वो मैं लिखवा दिया हूँ क्योंकि उसको हम लोग पढ़ते हैं बड़े लेवल में जाके, बीएससी एमएससी में, ठीक है। उसको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ समझ में आई है जो आज बताई है मैंने आपको। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करें। आपसे बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे जैसे क्लास 12th का रोड मैप वाला वीडियो काफ़ी अच्छा चल रहा है, कई लोग मैसेज करते हैं उसमें से देख के, है ना। तो वैसा एक और वीडियो नीट के लिए और जेई के लिए भी अलग अलग बनाऊंगा। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका जनार्दन दीक्षित था, हूँ और रहूँगा। चुन्नू मुन्नू आप मेरे रहोगे। देखते रहो बेटा, नए नए लेक्चर्स आ रहे हैं, पुराने लेक्चर्स का भी लिंक आ रहा है यहाँ पे, देखते रहो बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।